भले ही गोपी शंकर चौधरी विराज के अलीबाग आने की गणित को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ कुछ अलग ही अंदाज में सोच रही थी। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि गोपी शंकर, जिन्होंने अपने जीवन में कई बुरे काम किए हैं और अभी भी करते जा रहे हैं, एक ना एक दिन उनके पाप का घड़ा भर जाएगा और कोई ना कोई उन पर उंगली उठाएगा। गोपी शंकर की बीवी शहर की नहीं थी और उनकी जितनी एम्बिशियस भी नहीं थी। सुनो, तुम वो जमीन वापस विराज को क्यों नहीं दे देते? अच्छा यही। इससे पहले कि गोपी शंकर की बीवी अपनी पूरी बात कह पाती, तुरंत ही गोपी शंकर ने बीच में टोकते हुए कहा, चुप करो पागल औरत, कुछ भी बोले जा रही है। अब वो सिर्फ जमीन नहीं रही है, उस जमीन पर 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है और वो बिल्डिंग अब तुम्हारे बेटे की है, जो हम उसे शादी के बाद देने वाले हैं। अगर वो सब विराज को दे दिया तो तुम्हारा बेटा कहाँ रहेगा? फुटपाथ पर? अपने बेटे को क्या जवाब दोगी? अगर फिर से तुमने कोई बकवास बातें की तो तुम्हारी बहू यहाँ आएगी और तुम्हें पीट कर चली जाएगी। गोपी शंकर के मुंह से जोरदार डांट खाने के बाद उनकी बीवी का चेहरा उदास हो गया था और साथ ही साथ खामोशी के आंचल में चला गया था। वो फिर से कपड़े धोने बैठ गई थी। उस लड़के से कैसे डील करूं? दूसरी तरफ अभी भी गोपी शंकर विराज को लेकर गहरे ख्यालों में खोए हुए थे। भले ही उनका स्टेटस और पावर को देखते हुए उन्हें विराज जिंदल से डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो जमीन भी असल में उनकी नहीं थी। अचानक से विराज जिंदल का अलीबाग में आना उनके लिए मछली का कांटा उनके गले में फंसने के बराबर था। कैसे भी करके उन्हें विराज जिंदल को डील करना ही था, क्योंकि अगले महीने उनके बेटे की शादी होने वाली थी और गोपी शंकर ये नहीं चाहते थे कि उस वक्त ऐसा कोई कांड हो जिससे उनके लिए और उनके बेटे के लिए कोई मुसीबत आए। क्या कोई है यहाँ पर? अभी गोपी शंकर विराट से डील कैसे करना है उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उनके कानों में एक आवाज आई, एक लड़की की मधुर आवाज जो दरवाजे के बाहर से आई थी। उस आवाज को सुनकर गोपी शंकर को पता चल गया था कि वो आवाज किसी जवान लड़की की है। तुरंत ही उनका शरीर कांपने लगा था, उनका खून उबलने लगा था। गांव की सभी जवान लड़कियां तो इस समय काम पर जाती है, तो इस समय कौन आया होगा? मनी मन गोपी शंकर ने कहा। एक्सक्यूज मी, क्या ये गांव के सरपंच का घर है? अभी गोपी शंकर उस लड़की के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे के बाहर से एक और आवाज आई। इस बार गोपी शंकर तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। दरवाजे पर लगातार खटपट हो रही थी। जैसे ही गोपी शंकर ने दरवाजा खोला, वैसे ही वो स्टन रह गए थे। कुछ जवान लड़कियां जो करीब 20 साल की होगी, वो उनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सभी बहुत सुंदर थी और उन्हें देखकर गोपी शंकर का बूढ़ा शरीर और जवान दिल कावरा बावरा हो गया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही गांव के सरपंच हैं? गोल्डन बाल वाली लड़की पूर्वी ने पूछा। जैसे ही पूर्वी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर की नजर पूर्वी की गोरी गर्दन पर जाकर अटक गई थी और लंबे समय तक उसकी गर्दन को ब्लैंकली देखने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यस, मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ, बताइए क्या बात है? नमस्ते मुखिया जी, हम सब मुंबई शहर से आए हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। 2 दिन की छुट्टी थी, इसीलिए हमने घूमने के लिए आपके गांव को चुना। इस गांव के बारे में हमने बहुत सुना था। आज जब हम यहाँ पर आए और इस गांव की खूबसूरत सीनरी का मजा उठा रहे थे, तभी इस गांव का एक गवार इंसान आया और उसने हमारी ट्रिप को पूरा खराब कर दिया। गोपी शंकर की नजर पूर्वी की गर्दन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आखिर कब तक गोपी शंकर ऐसे ही उन लड़कियों को घूरते रहते? वो उनके सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर आई थी, उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही था। गंवार इंसान, मिस, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलतफहमी हो गई है। हमारा गांव टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं होती है जैसा आप बता रही हैं। यहाँ के लोग मेरी तरह सभ्य और एकदम लॉयल हैं। एक गंवार इंसान का इस गांव में होना पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्ट एंड लॉयल? सरपंच जी, एक सभ्य और लॉयल इंसान चोरी छिपे किसी लड़की को कपड़े बदलते हुए देख सकता है?
कड़क अंदाज में पूर्वी ने सरपंच साहब से कहा। जैसे ही गोपी शंकर के कान में किसी लड़की के कपड़े बदलते हुए देखने की बात सामने आई, वैसे ही सरपंच साहब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। उनके शरीर की खुजली अब बढ़ने लगी थी। तुम में से किस लड़की को कपड़े बदलते हुए देखा? कहां पर देखा और क्या क्या देखा? जब पूर्वी ने गोपी शंकर के मुंह से ये सुना तो उसे काफी अजीब लगा। तुरंत ही पूर्वी ने अपने 2 कदम पीछे की ओर बढ़ाए और रोहन को आगे करते हुए बोली, रोहन तुम बताओ। पूर्वी की बात सुनकर तुरंत ही रोहन ने अपना सर हिलाया और आगे आते हुए बोलना शुरू किया। सरपंच जी, जब मेरी क्लासमेट मोती झील के किनारे कपड़े बदल रही थी, तब आपके गांव के एक लड़के ने चोरी छिपे मेरी क्लासमेट को कपड़े बदलते हुए देखा। जैसे ही रोहन ने बोलना खत्म किया, वैसे ही गोपी शंकर ने बोलना शुरू किया। ओ, ऐसी बात है? बहुत ही शर्म की बात है। इन प्यारी प्यारी लड़कियों में से किसी एक के साथ ऐसा हादसा हुआ। गोपी शंकर ने तुरंत ही अपना गला साफ किया और कहा, चूंकि तुम लोगों को पता है कि किसी गंवार इंसान ने यह हरकत की है, तो मतलब तुम लोगों ने उसे देखा होगा। अगर तुम लोग मुझे उसका हुलिया बताओगे तो शायद मैं बता सकता हूँ कि वो कौन हो सकता है, हमारे गांव का है या नहीं है। दरअसल 2 लड़के थे, लेकिन देखा एक नहीं है। उसने चेक्ड शर्ट, ब्लू जीन्स और कैनवास शूज पहने थे। दूसरे वाले ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स और ब्लैक शूज पहने थे। वो जो चेक्ड शर्ट में था, उसे उसका दोस्त विराज भाई कहकर बुला रहा था, और वो चेक्ड शर्ट वाला अपने दोस्त को जितिन के नाम से बुला रहा था। जैसे ही रोहन ने बोलना खत्म किया, वैसे ही गोपी शंकर के दिमाग में एक नाम गूंजा, विराज जिंदल। उन लोगों के मुंह से डिस्क्रिप्शन सुनकर गोपी शंकर एक्साइटेड हो गए थे। तुरंत ही उन्होंने पूर्वी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो लड़का हमारे गांव का नहीं है। पहले किसी जमाने में एक बूढ़े कपल ने उसे रास्ते से उठाया था और उसे पाला। सुनने में आया कि वो कचरा उठाता था, लेकिन अब वो हमारे गांव में नहीं रहता है। उसके लिए ये सब हरकतें करना नॉर्मल है, गरीब कहीं का। तुम लोग यहीं रुको, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। गोपी शंकर का एटीट्यूड अचानक से बदल गया था और उसे देखकर सभी सरप्राइज्ड थे। जब उन्हें पता चला कि विराज गरीब है और कचरा उठाता है, तो उन्हें विराज से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। और इसी के साथ उन लोगों के बीच में गुस्से वाली फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। वो लड़का कचरे वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कोई मैनर्स नहीं होंगे। रोहन ने विराज को कोसते हुए कहा, शुभना तुम परेशान मत हो, गांव के सरपंच साहब उस लड़के को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। वो लड़का जल्दी मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हें उससे जैसे डील करना है तुम करना। पूर्वी की बात सुनकर शोभना ने तुरंत ही अपना सर हिलाया। हालांकि जब शोभना को विराज की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो उसका दिल कड़वा हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शायद विराज की उस हरकत को शोभना भूल नहीं पा रही थी। साकिनाका टाउन। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक टाउन था जो पूरी तरह से हिल्स और माउंटेन से ढका हुआ था। हालांकि टूरिस्ट अट्रैक्शन के मामले में ये टाउन अलीबाग से कई ज्यादा पीछे था, और इसी वजह से मेयर इसी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट को अंदर लेकर आया जाए। चूंकि जमीन सस्ती थी, इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान था। लेकिन चूंकि ये टाउन पूरी तरह से हिल्स और माउंटेन से ढका हुआ था, इसीलिए आसपास के इलाकों की तुलना में ये काफी वर्स्ट टाउन माना जाता था। टाउन के मेन रिसेप्शन हॉल में एक 30 साल की औरत बोर होते हुए अपने मोबाइल से खेल रही थी। चूंकि ये टाउन का मेन रिसेप्शन हॉल था, इसीलिए यहाँ पर काम काफी बोरिंग होता था। कभी कभार कोई इक्का दुक्का इंसान आता था जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेकर चला जाता था। बाकी का ज्यादातर समय वो औरत बेकार ही बिताती थी। यहाँ तक कि कभी कभी वो अपना फोन चलाते हुए भी थक जाती थी। साकिनाका टाउन एक गरीब टाउन था और बहुत कम ऐसे लीडर्स थे जो इंस्पेक्शन के लिए आते थे। इसीलिए यहाँ पर काम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से ही करते थे। हालांकि वो औरत काफी एम्बिशियस इंसान थी। उसे पूरी जिंदगी सिर्फ रिसेप्शनिस्ट बनकर नहीं रहना था। कुछ समय पहले मेयर के ऑफिस से डिप्टी डायरेक्टर का ट्रांसफर हो गया और वो पोजीशन वेकेंट हो गई। आधा महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक उस पोजीशन को भरने के लिए उन्हें कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाया है।
हालांकि अगर किसी को अपनी रैंक में सुधार करना है तो उन्हें अच्छे खासे पैसे खिलाने पड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आजकल तो लोग YouTube पर एडवाइस देने के भी पैसे ले लेते हैं। तो भला इस औरत के एम्बिशियस होने का फायदा उसे कैसे मिल सकता था? अगर उसे वो पोजीशन लेनी थी तो उसे थोड़ा पैसा खिलाना होगा। कहने को थोड़ा है, लेकिन देते देते करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा बैठ ही जाता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि वो औरत खूबसूरत थी। वैसे देखा जाए तो पर्टिकुलरली इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, गोरी थी, नाक नक्श अच्छे थे, जवान थी। 30 साल की उम्र को अभी जवानी ही माना जाता है। और अगर अच्छे कपड़े पहनती थी तो और भी अच्छी लगती थी। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से तैयार हो रही थी। नए कपड़ों के अलावा उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नया मेकअप का सामान भी मंगवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे मेकअप लगाने का बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा था। रुचिका, तुम क्या कर रही हो? अभी वो औरत अपने फोन में ही लगी हुई थी कि तभी अचानक से उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वो एकाएक शॉक्ड रह गई थी और तुरंत ही अपना सर उठाते हुए उस आवाज का पीछा किया तो पाया कि एक गंजा आदमी उसे कठोर नजरों से घूरे जा रहा था। वो गंजा आदमी और कोई नहीं बल्कि उस ऑफिस का हेड था, जिसका नाम कैलाश चौधरी था। उसका मुंह हमेशा से ही ऐसे ही सड़ा हुआ रहता था और कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। सर, वो मैंने बस अपना फोन बाहर ही निकाला था और आपने। रुचिका ने तुरंत ही एक्सप्लेन किया और इसी के साथ अपने फोन को अपने पर्स में डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि इस लेवल पर काम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जॉब बहुत ही बोरिंग है और मुझे पता है कि इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। सरप्राइजिंगली कैलाश को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए रुचिका की तरफ बढ़ने लगे थे। रुचिका के करीब जाते ही वो अपने चेहरे को रुचिका के कान के पास लेकर गए और धीमी आवाज में बोले, फोन में ऐसा भी क्या देख रही थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि लंच का समय हो गया है? इतना कितना काम कर रही हो तुम? हम्म? कैलाश की बात सुनकर रुचिका ने अपनी नजर घड़ी की तरफ दौड़ाई। दोपहर के 12 बज गए थे। तुरंत ही रुचिका अपनी कुर्सी से उठी और अपना सामान पैक करने लगी। उसी समय कैलाश ने रुचिका का हाथ पकड़ा और कहा, कैफेटेरिया मत जाना, मैं एक नई जगह जानता हूँ, खाना बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। लेकिन सर, मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? रुचिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैलाश उससे ऐसा कुछ कहेगा। इस समय रुचिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग से शब्दों की टोली गायब सी हो गई थी। रुचिका की बात सुनकर कैलाश की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या रुचिका कैलाश के साथ डेट पर जाएगी? अगर हाँ, तो कैलाश के इसके पीछे का क्या इंटेंशन हो सकता है? क्या गोपी शंकर चौधरी और कैलाश चौधरी के बीच में कोई रिश्ता था? क्या गोपी शंकर विराज को ढूंढ पाएंगे? आखिर विराज इस साकिना का टाउन में क्या करने आया था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।